हमने लास्ट क्लास में बेटा लूप के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था और ये भी देख लिया था कि उसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमने हिस्टेरेसिस लूप के बारे में भी डिस्कशन की थी, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में की थी। अब सॉलिड चैप्टर बस खत्म होने वाला है, कोशिश करूंगा कि आज ही खत्म हो जाए। अगर कुछ थोड़ा बहुत रहेगा तो उसको फिर अगली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। एक प्रूफ है, एक प्रूफ के दो पार्ट है, कोशिश करता हूं उनको भी आज कवर अप करने की। पहले इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की आज बात की जाएगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस चीज की? इलास्टिसिटी की। कि ये जो चैप्टर हमने इलास्टिसिटी पढ़ा है, इसके अपने डे टू डे लाइफ में कितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और इसको हम कहाँ पे कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो सबसे पहली चीज है, अगर आप कोई भी मटेरियल को डिजाइन करोगे, किसी रोप को डिजाइन करोगे, किसी पिलर को डिजाइन करो किसी बिल्डिंग के, तो आप, मैंने पहले भी बात की है कि आप उसको इसी तरीके से डिजाइन करोगे कि वो जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस के अंदर अंदर ही काम करे, बियॉन्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस वो काम ना करे, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस कहने का मतलब कि उसकी शेप उसके बाद परमानेंटली डिफॉर्म्ड ना हो सके, ठीक है। तो इसकी जो पहली चीज है कि पहली एप्लीकेशन है कि द थिकनेस ऑफ मेटालिक ropes used in cranes to lift heavy load। आपने देखा होगा कि क्रेन्स के अंदर में लगा होता है रोप्स, जिससे हैवी लोड को लिफ्ट किया जाता है। टू लिफ्ट हैवी लोड्स is decided from the knowledge of elastic limit। From the knowledge of elastic limit। हम इलास्टिक लिमिट की नॉलेज सबसे पहले रखेंगे और फिर पता करेंगे कि उसके अंदर जो हमने एक स्ट्रिंग लगाई है, जो एक वायर लगाई है, मेटालिक वायर, उस मेटालिक वायर की थिकनेस कितनी ज्यादा होगी। क्योंकि जब तक हम उसकी थिकनेस पता नहीं करेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितनी देर के बाद वो वहां पे जाके टूट जा सकता है। तो इसी के साथ जो एक टर्म आता है उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिला होगा जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे होगे, तो एक क्वेश्चन मिला होगा कैलकुलेट द ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम सुन के आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे ब्रेकिंग स्ट्रेस देखते हो तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होगा ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ब्रेकिंग फोर्स, जितने फोर्स पर वो टूट जाएगा, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितनी फोर्स लगेगी तो वो जो है वो टूट जाएगा, उसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते होते हैं, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन मटेरियल, ठीक है। एंड जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इसको हम थोड़ा सा जो सेफ्टी फैक्टर से कम ही रखेंगे, मतलब है ना, जितने पे टूट जाएगा उससे थोड़ा कम रखा जाएगा, सो डेट कि वहां पे सेफ्टी फैक्टर बना रहे। इसी को कई बार हम अल्टीमेट स्ट्रेस भी कह देते हैं ना। दिस ब्रेकिंग स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज द अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना, कि जिस स्ट्रेस तक बॉडी जो है उसको बियर आउट कर सकती है और उसके बाद बियर आउट नहीं कर सकती है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये हम किसी भी वायर की पहले कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करने के बाद किसी क्रेन में या किसी भी हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए उसको यूज किया जाएगा। तो पहली एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ये होगी। दूसरी एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तुमने एक टर्म सुना होगा बीम का,
है ना, एक टर्म सुना होगा बीम्स. बीम्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस as well as they are also used in the construction of your home or any cinema theater or mall, जितने भी malls हैं. तो the second point is about the use of beam to increase elasticity. हम कैसे बीम को यूज करके इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. यूज ऑफ बीम टू इंक्रीज इलास्टिसिटी. तो ये जरा समझना. पहले तुम सबने ये टर्म सुन रखा होगा, ध्यान से इसको सुन लो जरा ध्यान से, बीम टर्म के बारे में. अगर तुम लोगों ने नहीं सुना हो, तुम सब कभी भी पूछ सकते हो अपने घर में. तुम्हारे घर में जब भी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो छत बनाने से पहले, रूफ को बनाने से पहले वहां बीम डाला गया होगा. एक जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कई बार पिलर भी कहते होते हैं, है ना, कि पिलर डाला जाता है. तो जब ये वर्टिकल शेप में है तो हम इसको पिलर कहते हैं, और जब ये हॉरिजॉन्टल शेप में होगा तो हम इसी को बीम कहते होते हैं. अगर ये सीधा ऐसे खड़ा है तो इसको हम पिलर कहेंगे, और ऐसे ये वर्टिकली है तो इसको हम बीम कहते होते हैं. अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है. जैसे मान लो कि अभी तुम्हें एक फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन करनी है. मान लो तुम्हें एक फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन करनी है, और उस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन करने के लिए तुमने देखा होगा कि एक पिलर के बाद दूसरा पिलर थोड़ी दूर के बाद डाला गया है, दूसरे पिलर के बाद तीसरा पिलर थोड़ी दूर के बाद डाला गया है, तीसरे पिलर के बाद चौथा पिलर कहीं डाला जाता है. तो दो पिलर के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना ज्यादा या कितना कम होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. तो ये हम नॉलेज से डिसाइड करते हैं कि कितना लोड उसके ऊपर आने वाला है, और उस लोड के बेसिस पे ये डिजाइन किया जाता है कि कितनी दूर के बाद एक पिलर दी जाएगी. और एक और इसमें छोटी सी बात ये है कि अगर तुम देखोगे कि जो बीम की शेप होती है वो आई शेप होती है, बीम आई शेप का होता है. तो मैं इन सारी चीजों के ऊपर एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करता हूं. तो अगर मान लो तुम किसी दो सपोर्ट के बीच में कोई एक, मान लो कि स्ट्रक्चर बनाता हूं. ये मान लो ऐसा कोई एक थोड़ा बेंड हो गया स्ट्रक्चर, ये ऐसे हल्का सा बेंडेड है. ये ऐसा स्ट्रक्चर है. सेम चीज ऐसी ही है अभी. अब ये यहाँ से ऐसे अटैच्ड है, ये यहाँ से ऐसे अटैच्ड है. ठीक. और इसको किसी सपोर्ट की हेल्प से हमने यहाँ पे रखा हुआ है. मान लो इस जगह पर एक सपोर्ट के लिए तुमने ऐसे एक पिलर बनाया हुआ है, और इस जगह पर एक और सपोर्ट के लिए ऐसे पिलर बनाया हुआ है, और इससे तुमने कोई एक वेट हैंग किया हुआ था, कोई एक W अमाउंट ऑफ वेट. या इसको बनाने की जरूरत है. यहां से इसके ऊपर से रैप ऑन करके तुमने यहां से ऐसे एक वेट अटैच कर दिया है. ठीक है. ये एक W अमाउंट ऑफ वेट है जो इससे अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन आ गई है ना. ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट था,
लेकिन जब तुमने इससे W अमाउंट ऑफ वेट अटैच किया तो ये सीधे होने के बाद थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, है ना। तो यहां से यहां तक की जो इसकी ये लेंथ है ये L है, ठीक है, ओके। तो ये चीज मैं यहाँ पे तुम्हें डिप्रेशन दिखा सकता हूं कि ये पहले अगर बिल्कुल स्ट्रेट होता तो ये ऐसे कुछ स्ट्रेट आता, और यहाँ भी ये चीज बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आएगी। ये जो अमाउंट होगा, दिस अमाउंट इज माय डेल, दिस इज द डिप्रेशन, है ना। अगर ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, इसमें ग्रीन से आपको दिखा देता हूँ कि ये पहले बिल्कुल ऐसे सीधा था जब आपने इसे डब्ल्यू वेट अटैच नहीं किया हुआ था। जैसे ही आपने इसे डब्ल्यू वेट अटैच किया तो इसके अंदर थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, है ना। ये वाली चीज जो है ये बी है, विड्थ है, दिस इज योर बी, ठीक है। ये वाली थिकनेस जो है दिस इज योर डी, ये बी डी एल डब्ल्यू डेल। सारी सिचुएशन तुम्हारे पास क्लियर है, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर बार है जिसकी लेंथ एल थी, एल इज द लेंथ। मैं इसमें हर एक टर्म के बारे में बता देता हूँ क्या क्या है। सर पहले बार सीधी थी और वेट टाइम हाँ, कन्वर्टेड पहले बार बिल्कुल सीधी थी जब हमने उससे डब्ल्यू वेट अटैच नहीं किया हुआ था। जैसे ही हमने उस बार से डब्ल्यू वेट अटैच किया तो उसके अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन आ गई, थोड़ा सा वो टिल्ट हो गया, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया। लेंथ ऑफ rectangular bar, L is the length of rectangular bar, B is the breadth, D is the thickness, ठीक है ना, and W is the load suspended in the middle, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो जो डिप्रेशन आएगा बार के अंदर में उसको हमने कैलकुलेट किया है ऑन प्योरली थ्योरेटिकल बेसिस पे। ये तुम्हें इस स्टेज पर इसकी कैलकुलेशन निकालनी नहीं है। सो द डिप्रेशन in the bar is depression in the bar, that is del is equal to W जो वेट है into L cube upon 4y, y is Young's modulus, B D cube, है ना। यहाँ मैं इस चीज को भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि y is the Young's modulus of bar। तुम्हें इसका प्रूफ नहीं है बेटा तो आपको इसके प्रूफ के ऊपर काम भी नहीं करना। तो ये मैथमेटिकली इतनी डिप्रेशन इसके अंदर क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये जो बेंडिंग है अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे जिसका ज्यादा यंग्स मॉडुलस है, क्योंकि जो डेल है तो वो देखो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन फैक्टर्स को, यंग्स मॉडुलस को कम ज्यादा करके, विड्थ को, डेप्थ को कम ज्यादा करके हम इसके अंदर होने वाले बेंडिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। दिस बेंडिंग जो हुई है बार में इसको बकलिंग भी कहा जाता है ना। तो यह लिख देता हूं, दिस बेंडिंग इन द बार, ये पिलर्स में भी होता है। कई बार तुमने सुना होगा कि कोई नया पुल बना है और एक जगह पे धंस गया है, यही सेम चीज है। यहां तो मेटालिक पूरी बात हो रही है, वहां पे भी ये चीज होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बकलिंग। तो ये जो डिप्रेशन है इसको हम बकलिंग कहते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब
हर तरह की शेप के बारे में डिस्कस किया गया कि जो बीम बनाना है, बीम की हम किस किस तरह की शेप को बनाएं। तो देखा गया कि जिसमें डी की वैल्यू को सब्सटेंशियल अमाउंट में कम करके एक बेटर चॉइस हो, जिससे कि वहां पे कम डिप्रेशन हो, सिमिलरली लेंथ की वैल्यू हो। इन सब को देखते हुए डिसाइड ये किया गया कि जो बीम है उस बीम को आई शेप्ड बनाया जाए। अगर आप बीम को आई शेप्ड बनाओगे तो वहां पे डिप्रेशन कम होगा। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट है, द बीम, और इसको ग्रिडर्स भी कहा जाता है, GIRDER, द बीम और ग्रिडर्स आर गिवन आई शेप, है ना, इसको हम आई शेप देते रहते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज in I shape it provides a large load bearing surface and enough depth to prevent bending। तो तुम देखोगे जब भी तुम्हारे छत पे जो सरिया बनाया जाता है बीम डालने के लिए, उसकी शेप हमेशा आई शेप की होती है। ये कुछ ऐसा शेप होता है उसका। तुम सबने अपने घर में कभी ना कभी बीम जरूर बनते हुए देखा होगा। नहीं बनते हुए देखा होगा तो अपने किसी घर के बड़े मेंबर से पूछ सकते हो कि छत में बीम कहाँ डली है। और जो बीम डली होगी, ये जैसे मैं वर्टिकल लेंथ खींच रहा हूँ, ये आपको कई बारी दिखती होती है बनते समय, और ये जो मैंने इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है ये छत के अंदर में रहती होती है। सिमिलरली ऐसी ही बीम आपको, जिसको हम कई बारी पिलर्स कहते हैं, वो भी आपने घर में देख सकते हो। ठीक है, और इस शेप को बनाने में ये हमेशा ही बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी होता है। ठीक है, एक बारी तो ऊपर ये कर दो। कर दे रहा हूं। ये वेट ऑफ द बीम को भी डिक्रीज करता है और ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसीलिए हम हमेशा बीम की शेप को आई शेप रखते होते हैं। तो इसमें ये भी एक आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो कि दिस आई शेप reduces the weight of beam and hence it is cost effective also। इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये सारी बात हो गई बीम के बारे में, बकलिंग के बारे में। ठीक है, तो इनको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब इससे फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो और ऊपर क्या, आ दो एक बारी। अब एंड में नोट डाउन करना बेटा, नहीं तो साथ साथ नोट डाउन करो, नहीं तो एंड में लिखना है लेक्चर फिर
तो इसकी सर जो ये आईसोलेट बीम का एक बार बता दो, ये कैसे मतलब वो रिड्यूस करती है लोड को? लोड को रिड्यूस नहीं करती बेटा, इसको दोनों साइड से सपोर्ट मिल जाता है जहां पे बनाया है। ये देखो, जब भी तुम देखे हो, अब तुमने कभी पिलर देखा है कैसे बनाया हुआ होता है? अगर तुमने कहीं फ्लाईओवर बनते हुए देखा होगा, तो अगर फ्लाईओवर बना हुआ मान लो यहाँ से ऐसे है फ्लाईओवर बना हुआ, तो तुम देखोगे फ्लाईओवर पे यहाँ पिलर है, यहाँ पिलर है, यहाँ पिलर है। ये पिलर केवल ऐसा नहीं रहता, ये पिलर ऐसे और ऐसे रहता है। देखा कभी? ऐसे रहता है ये पिलर, यस सर। क्योंकि ये फ्लाईओवर भी कुछ ऐसा रहता होता है ना? तो इसको मैंने हर देखा तरह है, से देखा सपोर्ट। है, देखा और है। ये जमीन के नीचे भी ऐसा ही रहता है। ये जमीन के नीचे ऐसा सीधा नहीं रहता। अभी भी फ्लाई जितना बन रहा है फिरोजपुर रोड पे जाके फ्लाईओवर देखो, उसको थोड़ी शेप बना देते हैं, ऐसे रख के इसको ऐसी शेप बना दी है फ्लाईओवर की। देखोगे तुम, पिलर ऐसे बना हुआ होगा, है ना? यहाँ से ऐसे खींच के इधर से इधर सपोर्ट कर रहा है, 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 फिर हाँ ऐसे जी इधर सर। सपोर्ट कर रहा है इधर। और ये जमीन के नीचे भी देखोगे ना तो सीधा नहीं रहता, ऐसे रहता है। तो अगर तुम इतना मोटा यहाँ से वहां तक पिलर बनाओगे तो पिलर बहुत मोटा होगा, फिर उसके खुद का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बीम दोनों साइड पे है ना। देखो यहाँ पे भी ऐसे वर्टिकल बीम है और ऐसे हॉरिजॉन्टल बीम है। अब हॉरिजॉन्टल बीम भी उसके अंदर में ऐसे शेप में रहता है, और वर्टिकल बीम भी देखो ऐसे शेप में। अगर केवल ये अगर तुम्हारा मान लो फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर पे ये जो बीम है, ये बीम अगर यहाँ से यहाँ तक प्रॉपरली कवर अप नहीं करेगा, अगर यहाँ पे भी तुम इतना मोटा बीम डालोगे, तो फ्लाईओवर बहुत बहुत ही हैवी हो जाएगा। तो फ्लाईओवर का हैवी कम हो, तो ये मान लो फ्लाईओवर है, तो ये बीम यहाँ पे चौड़ा कम होता है और एंड पे चौड़ा ऐसे ज्यादा हो जाता है, तो उसकी पकड़ बनी हुई रहती है। तो उन्होंने हर तरह के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि इस स्ट्रक्चर को रखो या दूसरे स्ट्रक्चर को रखो। हर स्ट्रक्चर पे इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर हम आई शेप को बनाते हैं तो, क्योंकि इन सारे फैक्टर का ध्यान रखना था, बी की वैल्यू भी कम हो। ये देखो ये बी थी अपने पास, तो बी की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंगली कम करनी थी। यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने रॉड लिया है, ये रॉड पहले बिल्कुल ऐसा सीधा था। ये रॉड वेट अटैच करने से पहले, यहाँ ऊपर बना देता हूँ, ये रॉड वेट अटैच करने से पहले ऐसे कुछ सीधा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा ये रॉड, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको वेट अटैच करा, तो इस रॉड के अंदर में क्या आ गया? दिस इज बिफोर अप्लाइंग लोड। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर सीधा सीधा रॉड को मैं बीम बना देता हूं, तो वहां डिप्रेशन आ रहा है, और क्योंकि इसके खुद का वेट बहुत ज्यादा होगा। एक पूरा का पूरा इतना लंबा सा तुम रॉड लगाओगे, इतने चौड़ा सा बीम बनाओगे, उसके खुद का वेट बहुत ज्यादा होगा। इस शेप में इसके खुद का वेट कम है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, डिप्रेशन भी कम दे रहा है, इसीलिए हम इस शेप को प्रेफर करते होते हैं। आई बात समझ? बोलो यार। यस सर। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी से हम हाइट ऑफ माउंटेन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो मैं ये भी कैसे वो बताता हूँ, पहले पॉइंट बनाता हूँ। तो विथ द knowledge of elasticity we can estimate the maximum height of mountain। एक माउंटेन की कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक डायग्रामेटिक तरीके से समझो, मान लो ये अर्थ का बेस है, ये अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पे मान लो कि ऐसे कोई एक माउंटेन खड़ा है, ठीक है। ये मान लो कोई एक माउंटेन है, तो दिस इज माउंटेन, कुछ हाइट होगी माउंटेन की। माउंटेन नीचे कुछ एक एरिया कवर अप कर रहा होगा, ये तो आप देख ही सकते हो कि ये माउंटेन नीचे में कुछ यहां से यहां तक का, इतनी दूर तक का एक एरिया कवर अप कर रहा है, कवर अप कर रहा है। तो
जो बेस ऑफ माउंटेन है, रॉक की वजह से उसके ऊपर बहुत सारी फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस भी लग रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि माउंटेन की हाइट जो है वो h है, मान लिया हमने, जो हमने कैलकुलेट करना है, और माउंटेन किसी न किसी रॉक से बना हुआ होगा। तो जिस रॉक से बना हुआ है मान लेते हैं रोज की डेंसिटी है, लिख देता हूं, h is the height of mountain, rho is the density of rock of which mountain is made। ठीक है, रोज की डेंसिटी है जिससे उस माउंटेन को बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके बेस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। तो इसको हम इसी कंसेप्ट को यूज करके कि जो बेस है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, लेकिन जो साइड्स है वो फ्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक टेंजेंशियल स्ट्रेस टाइप का होगा, क्योंकि साइड पे माउंटेन पे फोर्स नहीं लग रही, और उस स्ट्रेस को यूज करके हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी से हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो फोर्स, यहाँ पे जो स्ट्रेस है और प्रेशर जो है वो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, है ना, क्योंकि जो फोर्स लग रही होगी माउंटेन के वेट की वजह से, वो फोर्स ऐसे ही लग रही होगी इसके ऊपर, है ना, ये माउंटेन की वजह से लगने वाली फोर्स ऐसे होगी। अगर आप किसी भी नॉर्मल रॉक की बात करोगे तो इलास्टिक लिमिट फॉर अ टिपिकल रॉक इज एक फिक्स्ड वैल्यू। मैं एग्जांपल लेता हूं कि द इलास्टिक लिमिट of a typical rock is, this is approximately 3 into 10 raised to the power 8 न्यूटन पर मीटर, ये है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ अ रॉक की अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ अ रॉक इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 raised to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होती है। तो अगर आप आगे, मैं तुम्हें लिक्विड में पढ़ाऊंगा, प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है एच रो जी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी। तो कितनी उसके ऊपर मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट लग रही है, तो वो अपने को पता लग गया 3 into 10 raised to the power 8। इसको एच रो जी के साथ इक्वेट कर दो, तो मैं क्या लिखूंगा, एच मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power 8। तो यहां से हम एच मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन रो इंटू जी। इसको सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से अलग हर एक माउंटेन की अगर आपको ये वैल्यूज पता हो, पहले देखना होगा कि वो माउंटेन किस तरह के रॉक से बना हुआ है, उसके ग्राउंड वाले सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई वो माउंटेन की अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। जिस तरह से अपने माउंट एवरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर लंबा है, तो माउंट एवरेस्ट जिस तरह के रॉक से बना है उसकी डेंसिटी डालो, उसके अंदर में लगने वाला प्रेशर डालो, और इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ आ गई? तो ये भी एक एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करता हूं। आप सब अपने स्कूल में, ट्यूशन सेंटर पे, अपने घर में अगर कोई भी मेटालिक चेयर यूज करते हो जिसके ऊपर आप बैठते हो, और अगर वो कहीं से भी बेंड हो रहा है, ट्विस्टेड या टर्न है, आपने कभी नोटिस किया है कि वो मेटालिक चेयर किस चीज से बना हुआ होता है? वो मेटालिक चेयर एक हॉलो शाफ्ट से बना हुआ होता है। हॉलो शाफ्ट का मतलब समझते हो? आप कभी भी अपने घर में अभी देखना, अगर आपने
स्कूल वाला वो जो साथ में हैंडल वाला चेयर होता है, कई बच्चों ने अपने घर में पढ़ने के लिए रखा हुआ होगा, या आपके पास आपका कोई कंप्यूटर टेबल के साथ कोई स्टडी चेयर होगा, वुडन नहीं होना चाहिए बेटा, वो मेटालिक होना चाहिए। अगर वो मेटालिक होगा तो आप देखना उसके जो आर्म बने हैं जिसके ऊपर आप हाथ रखते हो, या जो उसके पीछे नीचे से लेग की एक ऐसी शेप, अगर आप कुर्सी की शेप देखो, कुछ ऐसी होती है कुर्सी की शेप, कंप्यूटर टेबल वाली यार, यस ऐसे सर। होती है, ऐसे होती है यस ना। सर। ये इसके जितने भी आर्म है, अगर आपके पास बैठे हो आप अगर आसपास, तो देखो ये सब हॉलो होगा, ये सारे शेप जो है वो हॉलो होगा, इसमें से कोई भी सॉलिड नहीं होगा। चाहे तुम जितना महंगा लेकर आओगे, जितना अच्छा लेकर आओगे, वो उतना ही अच्छा हॉलो से ही बना हुआ होगा। क्यों हॉलो से बना हुआ होता है, तो उसका पॉइंट मैं बता देता हूं। यहां भी इलास्टिसिटी का रीजन है कि जो हॉलो शाफ्ट है, दे आर प्रेफर्ड टू सॉलिड शाफ्ट बिकॉज दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट। So a hollow shaft is stronger than a solid shaft. A hollow shaft is stronger than a solid shaft. Made of equal quantity, अगर उतनी ही अमाउंट की, उतनी ही क्वांटिटी का बना हुआ हो, ऑफ सेम मटेरियल, ऑफ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल का अगर कोई हॉलो शाफ्ट है और अगर कोई सॉलिड शाफ्ट है, तो उसके अंदर में ये जो है वो हॉलो शाफ्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, देखो जब अब किसी तुम्हारा अगर चेयर बना हुआ होगा, अभी मैंने डिस्कस किया कि चेयर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसी शेप होती है। जब ऐसे तुम बेंडिंग कर रहे हो, ये जो ट्विस्टिंग है, ड्यूरिंग दिस ट्विस्टिंग और बेंडिंग, तो इसको ट्विस्ट या बेंड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, टॉर्क लगानी पड़ेगी। कहाँ कहाँ पे मैं ट्विस्ट या बेंड कर रहा हूँ दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये अगर ऐसी फिर से बनाता हूँ, देखो जरा, चेयर बना ही देता हूँ यहाँ पे एक, ये दो टांगे इसके पीछे होगी, यहाँ पे ये सब सिंगल का नहीं होगा, डबल का होगा, सब पे डबल कोटिंग होगी। आपने इस जगह पे ट्विस्टिंग या बेंडिंग की है, यहाँ 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 पे ट्विस्टिंग या बेंडिंग, यहाँ पे ट्विस्टिंग या बेंडिंग। और जब भी आप इसके ऊपर बैठोगे तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फोर्स लगना शुरू होगा। और चेयर बनाते समय भी ये बात ध्यान रखा जाता है कि इस पे कितना भी मोटा या पतला आदमी बैठ सकता है, और इसको अपनी इलास्टिसिटी मेंटेन करनी चाहिए, है ना। सो मैं इसी के साथ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि द टॉर्क रिक्वायर्ड, जो हमें टॉर्क चाहिए टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट in a solid shaft किसी सॉलिड शाफ्ट में, यूनिट ट्विस्ट इन अ सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट की बात कर रहा हूं, इज, मैं सीधे लिख देता हूं, इसका भी तुम्हें डायरेक्ट, सॉलिड शाफ्ट इज, तो मैं सीधे टॉर्क की वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली
पाई ईटा आर रेज टू द पावर 4 अपॉन 2l, है ना, ये है। इसमें सारी वैल्यूज आपको पता है क्या होगी। आर इज द रेडियस, शाफ्ट है तो रेडियस होगा उसका कुछ ना कुछ। एल इज द लेंथ, ठीक है। रो इज द, इसको क्या कहते थे बताओ बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। और पाई आपको पता है क्या, इतना टॉर्क चाहिए होता है। और यही अगर कोई हॉलो शाफ्ट होगा, ये किसके लिए है भाई, ये दिस इज फॉर सॉलिड शाफ्ट, है ना, दिस इज फॉर सॉलिड शाफ्ट, ऊपर मैंने लिख दिया है तो यहां मैं लिख देता हूं साथ में, दिस इज फॉर सॉलिड। यही अगर टॉर्क आपको हॉलो शाफ्ट में प्रोड्यूस करना हो तो इसका फॉर्मूला है पाई ईटा r2 raised to the power 4 minus r1 raised to the power 4 अपॉन 2l। अब ये R2 और R1 क्या है बेटा, होलो होगा तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। जैसे ये सॉलिड शाफ्ट का मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल सॉलिड ऐसे, है ना, ये सॉलिड। और इसको अगर यूनिट ट्विस्ट देना हो तो इतनी टॉर्क लगेगी। और यहां मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कुछ इस तरीके से है, देखना बेटा ध्यान से, हॉलो की जब बात कर रहा हूं। तो हॉलो में भी ये तो हॉलो है, लेकिन इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन तो भरा हुआ होगा। तो इसको जब आप बेंड करना चाहोगे तो इसमें कितना टॉर्क लगेगा ये भी मैंने यहां पर इसको बताया हुआ है। तो यहाँ R1 और R2 क्या है मैं, आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए बता देता हूं। तो यहां से जो बाहर तक आप जा रहे हो ये रेडियस आपका R2 है, और यहां से जो आप अंदर तक रह रहे हो ये रेडियस R1 है। इस केस में यहां से यहां तक का सारा रेडियस R है, और ये सारी की सारी लेंथ L है, ये यहाँ L है। अब आप डिफरेंस समझ गए किसको मैं कह रहा हूं, हॉलो शाफ्ट। दिस इज अ हॉलो शाफ्ट, सॉरी दिस इज अ सॉलिड शाफ्ट, and this is a hollow shaft. बात समझ आ रही है बेटा। तो एक हो गया हॉलो शाफ्ट, एक हो गया सॉलिड शाफ्ट। अब हॉलो का ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको जानने की जरूरत अभी इस स्टेज पर नहीं है, आप सीधे ये फॉर्मूला यूज करके बता सकते हो। अगर आप दोनों की रेशियो ले लोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे बाद में कि दोनों रेडियस का सम एक रेडियस से बड़ा आता है। इसका मतलब बाद का जो टॉर्क है, अगर इसको आप टॉर्क हॉलो देखोगे, इन दोनों को रेशियो लेके आप सॉल्व करो, तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जो टॉर्क हॉलो है दिस इज ग्रेटर देन टॉर्क सॉलिड। तो एक ही मटेरियल में हमें हॉलो में टॉर्क ज्यादा मिलता है और सॉलिड में टॉर्क कम मिलता है। सो द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट हॉलो सिलेंडर through a certain angle is greater than the torque required to twist a solid cylinder of same mass, length and various factor. Hence hollow shaft is stronger than solid shaft, है ना, कि उसको बेंड करने के लिए एक बहुत मोटा आदमी अगर बैठेगा तो हॉलो शाफ्ट टूट सकता है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक सॉलिड शाफ्ट उससे इजीली, उससे आसान तरीके से टूट सकता है। तो कंक्लूजन मैं लिख देता हूं यहां पे। कंक्लूजन क्या है,
the torque required to twist hollow cylinders through a certain angle is greater than the torque required to twist a solid cylinder. और यहाँ ये बात मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उसका सब कुछ सेम होगा, ठीक है। आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स, देखा है बेटा आपने आपके घर के बाहर में, जहां पे कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक की पोल जा रही है या कोई वाईफाई की वायर जाने के लिए कोई पोल बनाई गई है। आपने कभी देखा है वो पोल अंदर से हॉलो होता है या सॉलिड होता है? सर वो कैसे देखेंगे? वो बगल में होता है। अगर तुम किसी हॉलो को ऐसे हिट hollow करोगे होता तो है, उससे आवाज नहीं आएगी। अगर किसी सॉलिड्स को ऐसे हिट करोगे टक टक तो आवाज नहीं आएगी। जब भी किसी हॉलो को हिट करो उसके अंदर से हॉलो होने की वजह से आवाज आती होती है। hollow। हमेशा ही हॉलो होता है। और क्यों हॉलो होता है हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर ली है। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोल्स are given hollow structure, ठीक है। तो ये these are the various application of इलास्टिसिटी की नॉलेज से हम इन चीजों को पता कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। अब इसका एक ही टॉपिक रह गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, वो है कि अगर आप किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करते हो, इसकी डिटेल डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे क्योंकि वो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकेगा। और वो टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट रहा है। एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं चलो आपको तब तक बता देता हूँ, वो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर मैं उसके बारे में बहुत बात करता हूँ। चलो मैं थोड़ी सी बात शुरू की तो बोल देता हूँ। वो है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप किसी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, तो ट्विस्टिंग या बेंडिंग के समय उस बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये हमने निकालना है। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी में इसका प्रूफ पीछे में दिया हुआ है, आप उस मेथड को यूज कर सकते हो, या फिर मैं आपको कल डिटेल डिस्कशन में वो सिखाऊंगा कि वो चीज होती क्या है और उसको किस तरीके से करते हैं। एक प्रूफ आपके बुक एसएल अरोड़ा में दी हुई है, आपने वो प्रूफ नहीं लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने वो प्रूफ नहीं लिखना है, बिकॉज वो प्रूफ गलत लिखा हुआ है इस बुक में। कई स्कूल्स में टीचर्स आपको वो प्रूफ लिखने पे मार्क्स काट लेंगे आपका। एनसीईआरटी में भी ये तरीका नहीं दिया हुआ, इन्होंने धक्के से स्टेप्स कम करने के लिए जबरदस्ती प्रूफ कर दिया है, जो गलत है। इसका सही मेथड मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तब तक आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं जो उससे रिलेटेड नहीं है। आज अपने पास टाइम अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में हम उस टॉपिक की डिस्कशन कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है पॉइजन्स रेशियो। ये भी एक तरह का रेशियो है। दिस इज पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है पॉइजन्स रेशियो, क्या काम है इसका, ठीक है। मान लो आपने किसी एक वायर को लिया, वायर से कोई वेट अटैच कर दिया और उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, ऑब्वियसली उसका डायमीटर कम होगा। ऐसा ही होगा, अगर आप किसी वायर से कोई वेट अटैच करोगे, वायर लंबा होता चला जाएगा, वायर लंबा होगा तो उसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट
वायर की कितनी लेटरल स्ट्रेन है और कितनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इन दोनों चीजों की रेशियो को ही हम पॉइजन्स रेशियो कहते होते हैं। मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको थोड़ा समझाता हूं। मान लो थोड़ी और थिकनेस ले लेते हैं, ये एक वायर है यहां से यहां तक, कोशिश करता हूं एक शेप में आ जाए। ये एक वायर है यार, ठीक है। अब क्या किया तुमने, तुमने इस वायर से बेटा एक वेट अटैच कर दिया, इस वायर पे इधर ऐसे एफ फोर्स लगा के खींचना शुरू कर दिया। अभी इस वायर की लेंथ एल थी, अगर तुम इसको थोड़ा और खींचा तुमने, और मान लो तुमने इसकी लेंथ को, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इतना बड़ा तो चलो नहीं इंक्रीज किया होगा या कर भी दिया होगा, डेल्टा एल तुमने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो जब इसकी लेंथ इतनी बड़ी होगी तो क्या इसकी थिकनेस सेम रही होगी, या जब इतनी बड़ी होगी तो थिकनेस थोड़ी कम हो गई होगी इसकी? सोच के बताओ प्रैक्टिकली बेटा। कम होगी होगी। बिल्कुल कम सर कम होगी, हो जाएगी थिकनेस कम होगी तभी लेंथ बढ़ेगी इतनी। तो ये यहां पहुंचते पहुंचते बेचारा थोड़ा पतला हो गया, है ना। पहले मान लेते हैं शुरू में जब इसमें वेट अटैच नहीं था तो इसका डायमीटर डी था, और जब वो यहां पहुंचा है तो इसका डायमीटर d माइनस डेल्टा डी हो चुका है। लेंथ कितनी हो चुकी है अब, नई लेंथ क्या है, l प्लस डेल्टा एल, और न्यू डायमीटर क्या है, d माइनस डेल्टा डी। तो पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। मैं बार बार कह रहा हूं, हमने पहले भी मेंशन करना है, क्योंकि विदाउट इलास्टिक या आफ्टर इलास्टिक लिमिट तो इसकी शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। सो within the elastic limit, within the elastic limit, the ratio of lateral strain, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain दोनों स्ट्रेन की रेशियो, एक लेंथ की और एक डायमीटर की, lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. Is called Poisson's ratio. ठीक है, अब इसी को मैथमेटिकली लिख देता हूं नीचे चेंज करके भाई। पहले लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा मेरे पास, डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। फिर क्या लिखूंगा, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा बेटा, माइनस डेल्टा डी बाय डी। माइनस क्यों है, क्योंकि डायमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो पॉइजन्स रेशियो और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डी बाय डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल। सॉल्व करेंगे तो दिस इज माइनस एल बाय डी इंटू डेल्टा डी बाय डेल्टा एल। तो ये हो गया बेटा आपका पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है भाई, कि उसका डायमीटर जो है वो खींचने के साथ कम हो रहा है। एक बात, बिकॉज ये दोनों स्ट्रेन की ही रेशियो है, और आपको पता है स्ट्रेन ऑलरेडी एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। सो पॉइजन्स रेशियो is a unitless and dimensionless quantity। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और, कई बार एमसीक्यू में, मेडिकल एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है पूछते हुए, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू
theoretical value of स्पेलिंग गलत लिखती पॉइजन्स रेशियो, अगर आप इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू देखोगे तो ये -1 से लेके +0.5 के बीच में लाया करता है, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू। बट जो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है ठीक है, ये 0 से लेके 0.5 के बीच में लाया करती है, ऑलमोस्ट फॉर ऑल द सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज की क्लास की सारी बात कर ली। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो।